नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो भी स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के हैं। आप सभी को पता है कि आप सभी के पेपर्स होंगे बैच 2019-21 की दोस्तों बात हो रही है और इनके सभी के पेपर्स दोस्तों अगस्त में हैं। सभी स्टूडेंट ने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि उनके लिए भी वीडियो अपलोड की जाए, तो दोस्तों आज से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की जाएगी। और जो आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं मैं धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट्स को कवर करा दूंगा, जिससे कि आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं और 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा और आपको 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके होते हैं इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को पता है यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर में ही पूछा गया था और जो बैच था 2018-20 का स्टूडेंट्स का और दिसंबर में जिनके पेपर्स हुए थे वहां पर यह आपका जो प्रश्न है वह पूछा गया था 2 नंबर में। देख लेते हैं, मिर्गी को परिभाषित कीजिए, यानी कि मिर्गी की परिभाषा लिखिए। आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर है 2 घंटे का होगा और आप सभी को बहुत ही जल्दी प्रश्न करने होंगे। मिर्गी की परिभाषा क्या होती है? एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के अनुसार मिर्गी एक शारीरिक अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क के कार्य में एकाएक परिवर्तन होता है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि मिर्गी क्या होती है? एक शारीरिक अवस्था होती है जो उस समय उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क के कार्य में एकाएक परिवर्तन होता है, यानी कि एकदम से परिवर्तन होगा, एकाएक परिवर्तन होता है तब मिर्गी उत्पन्न होती है। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं ठीक से कार्य नहीं करती, जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, जो मस्तिष्क के अंदर कोशिकाएं होती हैं वो ठीक से कार्य नहीं करती, तब क्या होता है? जो व्यक्ति की चेतना गति है अथवा उसकी जो क्रियाएं हैं वो थोड़े समय के लिए बाधित हो जाती हैं या परिवर्तित हो जाती हैं। इस शारीरिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? मिर्गी कहते हैं। अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में भी आप याद कर सकते हैं कि यह एक ऐसी शारीरिक अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, यह कब उत्पन्न होती है? जब मस्तिष्क जो होता है उसमें उसके जो कार्य होते हैं उनमें एकाएक परिवर्तन हो जाता है, एकदम परिवर्तन हो जाता है। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं, मस्तिष्क में सभी की कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाएं वो सही से काम नहीं करती तो क्या होता है? व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति की गति जो होती है वह कितने थोड़े समय के लिए परिवर्तित हो जाती है और इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? मिर्गी कहते हैं। ये किसने कहा था? एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के अनुसार। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सभी मित्रों के पास में व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर के और फेसबुक ग्रुप पर जाकर के जहां पर भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास। बहुविकलांगता को परिभाषित कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन आपसे उठा था कि बहुविकलांगता को परिभाषित कीजिए और 2 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है जो पिछली आपकी परीक्षाएं हैं वहां पर। और बहुविकलांगता के बारे में मैंने 5 नंबर में जो आपसे बहुविकलांगता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, तो इसका भी वीडियो दोस्तों अपलोड किया जा चुका है और आप लोग वीडियो की लिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट ने बहुविकलांगता के बारे में क्या कहा था? नेशनल ट्रस्ट एक्ट आप सभी को पता है 1999 की बात होती है और जब 1999 की बात होती है तो यहाँ पर 4 दिव्यांगताएं आपको देखने को मिलती हैं। वो 4 दिव्यांगताएं आपकी पहली कौन सी? पहली आपकी ऑटिज्म, दूसरी आपकी सीपी यानी कि सेरेब्रल पाल्सी, तीसरी आपकी मेंटल रिटार्डेशन जिसका नाम चेंज किया गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किया गया, और चौथी आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि बहुविकलांगता। तो दोस्तों क्या कहा नेशनल ट्रस्ट एक्ट में? किसी व्यक्ति की एक प्रामाणिक विकलांगता के साथ दूसरी विकलांगता मतलब होती है, यदि यहां पर यदि कर लीजिएगा, यदि किसी व्यक्ति की एक प्रामाणिक विकलांगता के साथ दूसरी विकलांगता है तो उसको बहुविकलांगता वाला व्यक्ति कहा जाएगा और यह 2 या 2 से अधिक विकलांगताओं के संयोजन को बहुविकलांगता कहते हैं। या क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक विकलांगताओं के संयोजन को हम क्या कहते हैं? बहुविकलांगता
कहते हैं। आगे हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार। इसमें क्या कहा गया, कुछ ऐसी क्षतियां जैसे मानसिक मंदता के साथ में दृष्टिहीनता, मानसिक मंदता के साथ में चलन दिव्यांगता आदि को बहुविकलांगता में शामिल किया गया है। ऐसा कहा गया है दोस्तों पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। और आप सभी, मैं जितनी बार पीडब्ल्यूडी का नाम लेता हूं सभी से कहता हूं कि इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है और फुल फॉर्म आपको बताना है, और साथ ही साथ इसके अंदर कितनी दिव्यांगताएं थी इसको भी आपको बताना है, क्योंकि जो आपका कॉमन पेपर है वहाँ पर पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पूछा गया है, तो वहाँ पर आप और आपसे पूछा भी जा सकता है पेपर के दौरान। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह भी क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन को परिभाषित कीजिए। कभी कभी ऐसे वर्ड रख देते हैं जो आपको नहीं समझ में आते, तो आप लोग क्या किया कीजिएगा, उसकी इंग्लिश जो है उसको देख लिया कीजिएगा, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि किस बारे में पूछा जा रहा है। तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन क्या होता है इसको परिभाषित कीजिए। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में सार्थक चिन्ह, संकेत व प्रतीकों के माध्यम से, यानी कि कोई भी माध्यम आपका हो सकता है, किसी भी चिन्ह के माध्यम से, किसी भी संकेत के माध्यम से, किसी भी प्रतीक के माध्यम से जब विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, जब हम अपने विचार दूसरे व्यक्तियों को बताते हैं और वे अपने विचार हमें बताते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसे संचार कहते हैं। और संचार अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जो आपका कम्युनिकेशन है यह दोस्तों लैटिन भाषा के, याद रखिएगा, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, यह चीज़ आपको भूलनी नहीं है, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारी PDF जो मुझे मिलती रहती है मैं आपको सेंड करता रहता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, या आप जाकर के एग्ज़ाम ट्रिक की टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग में 1300 अभ्यर्थी वहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और नेक्स्ट आपका चौथा जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकार। मुख्यतः दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात क्या होता है और इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, लेकिन प्रकारों में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर बात होती है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकार की, यानी कि CP के प्रकारों की, तो मुख्यतः इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका तीव्रता के अनुसार वर्गीकरण जो किया गया, दूसरा आपका प्रभावित अंगों के आधार पर, और तीसरा चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रभावित जो आपके जो तीव्रता के आधार पर है, प्रभावित अंगों के आधार पर सेकंड आपका रहेगा। जो तीव्रता के आधार पर है वो अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, उसके बाद में आपका अल्प और गंभीर, ये आते हैं आपके तीव्रता के आधार पर। नेक्स्ट आपका जो प्रभावित अंगों के आधार पर आता है तो वो आपके ये प्रकार होते हैं, और ये होते हैं आपके 5 प्रकार। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रभावित अंगों के आधार पर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, तो आप लोग लिखेंगे 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा 2 नंबर में कि मोनोप्लेजिया क्या होता है, या आपसे पूछ लेगा कि हेमीप्लेजिया क्या होता है। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा कि मोनोप्लेजिया क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, हेमीप्लेजिया क्या आता है, आपका डाईप्लेजिया क्या होता है। तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, केवल एक लाइन में आपसे पूछ सकता है और आपको लिखना पड़ेगा। 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, या आपसे ट्रू फॉल्स में भी इसके बारे में घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। दोस्तों चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर
स्पास्टिसिटी होता है आपका एक, दूसरा आपका होता है एथेटोसिस, तीसरा आपका होता है एटेक्सिया और चौथा आपका होता है मिश्रित। तो दोस्तों ये आपके होते हैं 4 चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर। मैंने एक और पढ़ा था फ्लैसिड मैंने पढ़ा था, और कहीं कहीं पर आपको फ्लैसिड पढ़ने को मिलेगा भी, और कहीं कहीं पर आपको ये 4 प्रकार ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। बात हो रही है दोस्तों जल शीर्ष यानी कि हाइड्रोसिफेली की। तो आप सभी को पता है कि जल शीर्ष कैसे होता है। जो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव होता है यानी कि CSF की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है आपके मस्तिष्क में, तो यह जो जल शीर्ष होता है वह होता है। और आप देख सकते हैं कि इस रोग में कपाल के अंदर आवश्यकता से अधिक तरल पदार्थ एकत्रित हो जाता है। जो CSF की मात्रा होती है, CSF की जो मात्रा होती है वो अधिक हो जाती है, जिसके कारण मस्तिष्क के ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा बच्चे का सिर सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है। और यह जो होता है काफ़ी कम बच्चों में देखने को मिलता है। और कभी कभी आपका जो होता है हाइड्रोसिफेली होता है बच्चे में, तो कभी कभी माइक्रोसिफेली भी आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपके आज के 5 क्वेश्चंस जो कि समाप्त होते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ में, और धीरे धीरे करके मैं आपके सभी 6 के 6 पेपर कवर करा दूंगा। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इनको मैं कवर करा दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।